नमस्कार बच्चों, मैं आपके हिंदी की अध्यापिका दर्शना। बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से हिंदी गुंजन पुस्तिका कक्षा 7वीं के लिए जो है उसका पहला पाठ के प्रश्न उत्तर हम करेंगे। अगर इस पाठ के आपने एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो वो वीडियो मैंने डाल रखी है, आप देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो नदी जो पाठ है उसके कवि जो हैं वो श्याम नारायण पांडे जी हैं और उन्होंने इस कविता के माध्यम से हमें अच्छे से समझाया है कि किस प्रकार हमें नदी की भांति संघर्षों से लड़ते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए। तो अभी शुरू करते हैं हम प्रश्न उत्तर। देखिए, सबसे पहले काव्य बोध मौखिक प्रश्न उत्तर है। तो यहाँ पर मौखिक देख लीजिए कि पहला प्रश्न है, नदी हंस हंस कर क्या बतलाती है। नदी हंस हंस कर क्या बतलाती है, जो कि कविता में हमने पढ़ा है। नदी हंस हंस कर यही बतलाती है कि संघर्ष ही जीवन है। उसके बाद अगला प्रश्न है, नदी को विश्राम करने के लिए क्यों कह रहा है। कवि जो है नदी को विश्राम करने के लिए क्यों कह रहा है, क्योंकि नदी को विश्राम करने के लिए इसलिए कह रहा है क्योंकि उसने नदी को निरंतर भागते दौड़ते यानी बहते हुए ही देखा है, इसलिए वो चाहता है कि नदी विश्राम करे। तीसरा है, नदी गांव और शहर दोनों को ही प्यारी क्यों है। तो नदी गांव और शहर दोनों को प्यारी है क्योंकि वह दोनों को ही माँ के समान पालन पोषण करती है और उसकी नजर में कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है। दोनों को ही माता का दुलार देती है, इसलिए दोनों को प्यारी है। अगला प्रश्न, नदी के छोने किन्हें कहा गया है। तो बच्चों, नदी के छोने, नदी जो बांध है, बांधों को नदी के छोने कहा गया है। छोने का अभिप्राय यहाँ पर बच्चे, बालक, उसे बांधों को ही नदी के छोने कहा गया है। ये तो हमने किए मौखिक प्रश्न उत्तर। अब हम आगे करेंगे लिखित। तो देखिए, लिखित में पहला प्रश्न, नदी में उठती लहरें किसका प्रतीक है। नदी में जो लहरें उठती हैं वो किसका प्रतीक है। नदी में उठती लहरें संघर्ष का प्रतीक है कि संघर्ष हमें करते रहना चाहिए। नदी को पर्वत से भी महान क्यों कहा गया है, क्योंकि नदी को पर्वत से महान इसलिए कहा गया है क्योंकि वह सबको जीवन देती है। अगला प्रश्न, नदी बिजली बनकर रोशनी कैसे बांटती है। तो बच्चों, नदी के किनारे बने बांधों में जमा जो पानी होता है, पानी से जल विद्युत पैदा करती है, पानी से ही बिजली बनती है, जिससे हमारे घरों में रोशनी होती है। इस प्रकार नदी जो है वो बिजली बनकर रोशनी बांटती है। देशों की उन्नति और अवनति नदियों पर कैसे निर्भर है। तो जहां जल है वहां जीवन है। नदियों पर ही अन्न उत्पादन, उद्योग धंधे, पर्यटन आदि निर्भर है। नदियों के बिना कोई भी काम नहीं हो सकता। जिन देशों में नदियां हैं वे आर्थिक रूप से समृद्ध और आत्मनिर्भर हैं और प्रगति करते हैं। जिन देशों में नदियां नहीं हैं उन्हें दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है, वे प्रगति की दौड़ में पिछड़ जाते हैं। इसलिए देशों की उन्नति और अवनति नदियों पर निर्भर है। आगे है, आशय स्पष्ट कीजिए। आशय स्पष्ट करना है आपको। तेरी लहरों में अंकित है संस्कृतियों का उत्थान पतन। तो यहाँ पर इसका अर्थ क्या है, भाव क्या है। तो देखिए उत्तर, अनेक संस्कृतियां नदियों के तट पर विकसित हुई और उजड़ गई। कि बहुत सारी संस्कृतियां ऐसी हैं जो नदियों के तट पर ही विकसित हुई और उजड़ गई। उनके उत्थान और पतन की कहानियां नदी की लहरों पर छपी हुई है, क्योंकि नदी की लहर जो है जहां पर से भी गुजरती है वहां पर उन्नति होती है, ठीक है, उत्थान होता है। जहां से नहीं गुजरती है वहां रेगिस्तान होता है, इसलिए उनकी लहरों में ही संस्कृतियों का उत्थान और पतन निहित है। आगे है, जो लक्ष्य खोजने निकली थी वह लक्ष्य स्वयं हो जाती है हो। तो इसका अर्थ क्या है। तो बच्चों, यहाँ पर नदी का लक्ष्य क्या है, सागर में मिलना, कि सागर को ही खोजती है, कि सागर जिसे खोजने के लिए नदी मीलों लंबी यात्रा करती है और सागर में मिलकर नदी स्वयं ही लक्ष्य बनकर यानी सागर बनकर बन जाती है, अर्थात सागर के साथ एकाकार हो जाती है, ठीक है। तो वही लक्ष्य वह स्वयं बन जाती है। ये तो हो गई आशय स्पष्ट कीजिए। अभी आगे है, पठित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कि सैलाब रूप से शुरू होकर हो जाती हो, यहां तक ये पद्यांश दिया गया है। इनके प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न, नदी के सैलाब रूप धारण करने का क्या परिणाम होता है। तो नदी के सैलाब रूप धारण करने से सड़कें, पुल, रेल आदि बह जाते हैं, यानी चारों ओर तबाही का दृश्य दिखाई देता है।
दूसरा प्रश्न है, अंत में नदी किसमें मिल जाती है? अंत में नदी समुद्र में मिल जाती है। नदी स्वयं लक्ष्य कैसे हो जाती है? नदी सागर के साथ एकाकार होकर स्वयं लक्ष्य बन जाती है, सागर बन जाती है। ये तो हमने पद्यांश के प्रश्न उत्तर थे वो पढ़े। अब आगे हम सही विकल्प चुनकर लिखे प्रश्न देख रहे हैं। पहला है, जीवन का स्रोत क्या है? यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, नदी, संघर्ष, नदी का संघर्ष या निरंतर चलना। तो बच्चों यहाँ पर संघर्ष दिया है। फिर है, नदी की लहरों में क्या अंकित है? देशों की कहानियां, फसलों की जिंदगी, संस्कृतियों का उत्थान पतन या स्वतंत्रता संघर्ष। तो आप बताइए, संस्कृतियों का उत्थान पतन यहाँ पर सही उत्तर है। तीसरा, जिन देशों में नदी को पाया वे क्या बन गए? विकसित और महान बन गए, उजड़े रेगिस्तान बन गए, शांति दूत बन गए या फिर क्रांति के जनक बन गए। तो बच्चों वो विकसित और महान बन गए। ठीक है, तो ये तीसरा प्रश्न था। आगे है, नदी किसमें धड़कन भरती है? घरों में, कल कारखानों में, खेत खलिहानों में या बाग बगीचों में? तो बच्चों कल कारखानों में धड़कन भरती है, जो कि कविता में हमने सीखा है। आगे है, मूल्य परक प्रश्न के मूल्याधारित प्रश्न है। कविता में वर्णित नदी के जीवन संघर्ष से हम क्या सीख सकते हैं? हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो हम सीख सकते हैं कि लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में हमारे जीवन में कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, कितनी भी बाधा क्यों ना आए, हमें उनसे नहीं घबराना चाहिए, बल्कि चुनौतियों का सामना करते हुए लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। ये मूल्याधारित प्रश्न था। उसके बाद हम व्याकरण देखते हैं इस पाठ की, भाषा ज्ञान। तो यहाँ पर दिए गए शब्दों को पंचम अक्षर का प्रयोग करके लिखिए। पंचम अक्षर क्या होता है कि हिंदी भाषा में 5 वर्ग होते हैं, मैंने कक्षा में भी आपको समझाया, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। इन वर्गों में 5-5 वर्ण होते हैं, तो 5वां वर्ण पंचम अक्षर कहलाता है। यहाँ पर जो बिंदु है अनुस्वार है, तो इस अनुस्वार में 5वां अक्षर जहां पर अधूरा आ जाए वहां अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर इसमें 5वां अक्षर प्रयोग करके लिखना है। निरंतर, तो निरंतर में न आ जाएगा आधा। फिर है अंकित, अंकित में ग आ जाएगा। क्रांति, क्रांति इस प्रकार से लिख सकते हैं। जिंदगी में न आ जाएगा। स्वतंत्रता में भी न आएगा। रिहंद में भी हम न का प्रयोग करेंगे। तो ये तो हो गया पहला प्रश्न। अभी बारी आती है दूसरे प्रश्न की कि दिए गए शब्दों के 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो देखिए यहाँ पर नदी दिया है। नदी सरिता, तरनी, तटीनी। रोशनी, उजाला, प्रकाश, ज्योति। जीवन, जिंदगी, प्राण, आयु। सागर, जलधि, समुद्र, प्योधि। पर्वत, पहाड़, गिरी, नग। दूध, क्षीर, दुग्ध, अमृत। ये तो हो गए पर्यायवाची शब्द। आगे है, इन शब्दों के वर्ण विच्छेद कीजिए। वर्ण विच्छेद मतलब शब्दों जो के वर्ण अलग अलग करके लिखना। संघर्ष दिया है तो स जमा अंग जमा घ जमा अ। फिर र अधूरा है तो यहाँ पे हलंत लगेगा बच्चों, थोड़ी मिस्टेक हुई है लिखने में, श जमा अ। लक्ष्य, ल जमा अ, क जमा श, क्योंकि क्ष जो है वो संयुक्त व्यंजन है। य जमा अ। उत्थान, उ जमा त जमा थ जमा आ जमा न जमा आ। क्रांति, क जमा र जमा आ जमा न जमा त जमा ई। संस्कृति, स जमा अंग जमा स जमा क जमा री जमा त जमा ई। संस्कृति। ये तो हो गए वर्ण विच्छेद। अब हम आगे पढ़ते हैं। दिए गए शब्दों में से तत्सम और तद्भव शब्द छांटते हैं। जैसा कि मैंने आपको समझाया था, तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के जो कि तो हिंदी में प्रयोग करते हैं, और संस्कृत भाषा के जो शब्द परिवर्तित रूप हम प्रयोग करते हैं वो होते हैं तद्भव। तो यहाँ पे तत्सम संस्कृत वाले शब्द ढूंढना है। स्रोत, विश्राम, उत्थान, लक्ष्य, पर्वत, जीवन। तद्भव, गांव, दूध, रात, प्यार, ऊंचा। ये तो हो गए तत्सम और तद्भव शब्द। उसके बाद 5 विदेशी और 5 देशज शब्द सोचकर लिखने हैं। ठीक है, विदेशी होते हैं दूसरे देशों से आए हैं। कंप्यूटर, जहर, ट्रेन, प्लेटफॉर्म, स्कूल। देशज हैं लोटा, पगड़ी, जूता, डिबिया, खिड़की। ये तो हो गए देशज और विदेशी शब्द। अभी बच्चों कविता में आए तुकांत शब्द चुनकर लिखिए। तुकांत मतलब लयात्मक शब्द जो होते हैं, तो कविता में पीछे आए हैं अक्सर। बहती रहती, टकराती बतलाती, वार प्यार, प्यारी महतारी, छोने बोने, जलती चलती, महान रेगिस्तान, लहर, शहर। ये तो है तुकांत शब्द। अभी हम अंतिम प्रश्न करेंगे।
निम्नलिखित शब्दों में आए उपसर्ग प्रत्यय और मूल शब्द लिखिए, अलग कीजिए। तो पहला, कमजोर में बच्चों कम जो है क्या है, एक शब्द है, इसमें जोर प्रत्यय है। संस्कृति में अंकित में अंग जमा इत है प्रत्यय। संस्कृति में सम उपसर्ग है, कृति प्रत्यय है। व्यापकता में व्यापक शब्द है, ता प्रत्यय है। उत्थान में उत उपसर्ग है और थान प्रत्यय मूल शब्द है। महानता में महान जो है वो शब्द है, मूल ता प्रत्यय है। तो ये तो हमने नदी पाठ जो है उसके प्रश्न उत्तर किए, व्याकरण किए। तो मुझे उम्मीद है आप सबको समझ आए होंगे, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसे ही हर वीडियो में मैं आपके लिए प्रश्न उत्तर लेकर आती रहूंगी, आपको समझाती रहूंगी। गुंजन पुस्तिका के सभी क्लासेस के सभी वीडियोज यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।